नमस्कार, उत्तराखंड की बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट, दशहरे में पहले खाते में आएंगे पैसे। 31 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। गृह मंत्री अमित शाह का जन्मदिन आज, ट्विटर के जरिए जन्मदिन की बधाई देने वालों का तांता। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी दी बधाई। पीएम मोदी की अपील पर इको फ्रेंडली बाजार, चाइनीज प्रोडक्ट के सामने देसी चीजें मौजूद। महिलाओं ने बनाए एक से बढ़कर एक भारतीय उत्पाद। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने द्विवाला मांझी को दी सौगात। द्विवाला मांझी आईएमए विलेज घोषित, तो सीएम रावत ने योजनाओं का किया शुभारंभ। केदार यात्रा मार्ग पर नियमों का पालन नहीं, घोड़ा खच्चर संचालक उड़ा रहे नियमों की धज्जियां। कोविड-19 के नियमों का नहीं हो रहा पालन। लालकुएं में हाथियों का आतंक, ग्रामीणों की फसलों को भारी नुकसान। कुछ लोगों को उतार दिया मौत के घाट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का आज जन्मदिन है और इस मौके पर देश के दिग्गज नेता और भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता अमित शाह को बधाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी ट्वीट के जरिए बधाई दी। क्या कुछ का आपको सुना देते हैं। एक कर्मठ, जुझारू, अनुभवी और कुशल संगठनकर्ता माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देश की आंतरिक सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार से आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। एक करवट, जुझारू, अनुभवी और कुशल संगठनकर्ता माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देश की आंतरिक सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना करते हैं। डोईवाला में एयरपोर्ट से सटे वन क्षेत्र का कुछ हिस्सा हटाने के लिए वन मंत्रालय से स्वीकृति मिलने के बाद जहां एयरपोर्ट विस्तार का रास्ता साफ हो गया है, तो वहीं पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे एनजीओ और तमाम सामाजिक संस्था के कार्यकर्ता एयरपोर्ट के वन क्षेत्र और पेड़ों को बचाने के लिए आंदोलन का सहारा ले रहे हैं। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी कहा कि जंगल और पेड़ों का कुछ हिस्सा एयरपोर्ट विस्तार के लिए काटा जाना है, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ने विश्वास दिलाया है कि जंगल के जितने पेड़ काटे जाएंगे उनके स्थान पर दोगुने पेड़ लगेंगे और दूसरी जगह स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के खुशहाली और विकास के लिए एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए इसकी लंबाई और चौड़ाई बढ़ाकर बड़ा बनाने का काम होना है। इससे पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। इससे जो लोग पर्यावरण के नाम पर राजनीति कर रहे हैं उन्हें राज्य का हित भी सोचना चाहिए। देहरादून के एयरपोर्ट का महत्व केवल पर्यटकों के लिए और आने वाले लोगों के लिए नहीं, इसका महत्व राष्ट्रीय महत्व है। तो मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर पेड़ कटते हैं तो उसकी जगह 3 गुना पेड़ लगाने की व्यवस्था है। क्या ये चाहते हैं कि जो टेहरी के विस्थापित लोग जो पहले यहाँ पर विस्थापित होकर आए हैं उनको पुनः विस्थापित किया जाए? इस तरह का षड्यंत्र ये राजनीतिक लोग कर रहे हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने क्वारंटाइन सेंटरों की बदहाल व्यवस्था को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि सभी निगरानी कमेटियां रिपोर्टों का अवलोकन कर रिपोर्ट अलग अलग कोर्ट में 31 अक्टूबर तक पेश करें। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि निगरानी कमेटियों ने जब अस्पतालों की निगरानी की तो एम्स के डायरेक्टर व एसटीएच हल्द्वानी ने कमेटी के डॉक्टर्स, स्टाफ व नर्सों की कमी की बात कही। आपको बता दें कि अधिवक्ता दुष्यंत बनारी और सच्चिदानंद डबराल ने क्वारंटीन सेंटरों व कोविड अस्पतालों की बदहाली को लेकर हाईकोर्ट में अलग अलग जनहित याचिकाएं दायर की, जिसके चलते हाईकोर्ट ने निर्देश दिए कि वहीं कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 31 अक्टूबर की तिथि नियत की है। उत्तराखंड हाईकोर्ट में कोविड मामले की सुनवाई हुई, जिसमें हमने कोर्ट को अवगत कराया कि अभी तक 4 रिपोर्टें आ गई हैं कमेटियों की और सरकार ने सिर्फ केवल अपना रिस्पांस पहली रिपोर्ट में ही दिया है। अभी तक जितनी भी रिपोर्टें आई हैं, 4 रिपोर्टें आई हैं, उनके प्रति उनका रिस्पांस क्या है उसके बारे में बताएं। हमने यह भी बताया कि
हर हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है। रिपोर्ट्स में लिखा गया है, डायरेक्टर एम्स और सुशीला तिवारी हॉस्पिटल के सीएमओ ने भी यह मांग करी है कि डॉक्टर्स और नर्सेस को बढ़ाया जाए। नैनीताल के नैना देवी मंदिर में कलश परिक्रमा से दुर्गा पूजा महोत्सव का आगाज हो चुका है, जहां सुबह नैना देवी मंदिर में पारंपरिक वाद्यों और मंत्रोच्चार के साथ 7 नदियों में लाए गए जल को 9 कलशों में डालकर पारंपरिक वेशभूषा में 9 महिलाओं ने सिर पर रखकर मंदिर में परिक्रमा की। बता दें, कोविड-19 के चलते सरकार द्वारा जारी गाइडलाइनों का पालन करते हुए इस वर्ष कलश यात्रा झांकी नगर में नहीं निकाली गई। 4 दिनों तक चलने वाले दुर्गा महोत्सव में दुर्गा की मूर्तियों का 7 नदियों में लाए गए जलाभिषेक कर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 23 अक्टूबर मां दुर्गा, कार्तिकेय, लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती की मूर्तियों को श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए खोल दिया जाएगा। कोविड-19 को देखते हुए दुर्गा पूजा का जो प्रोग्राम है बहुत फीका लग रहा है। आप भी देख रहे हैं इसके लिए। बाकी आज से हमारा कलश यात्रा से प्रोग्राम शुरू हो गया है और माता के दुर्गा भव्य दरबार भी सजिया है और हमारा धीरे धीरे सारे प्रोग्राम जो भी है पूजा पाठ के सब पंडित जी द्वारा किए जाएंगे। चमोली में गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने पार्टी कार्यकर्ताओं एवं प्रेस प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए सरकार द्वारा संचालित विकास कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं को धरातल पर गुणवत्ता से उतारने के लिए अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि बेहतर सामंजस्य बनाकर कार्य करें ताकि योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक आसानी से पहुंच सके। बता दें कि चमोली जिले में अधिकारियों को कमी के बावजूद केंद्र पोषित योजनाओं की अच्छी प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सांसद जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया सहित विभागीय अधिकारियों के कार्यों की सराहना की। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित एवं निर्माणाधीन सड़कों की समीक्षा करते हुए सांसद ने सड़कों की गुणवत्ता में सुधार लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि गलत काम करने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करें। पीएमजीएसवाई की मीन गधेरा गढ़कोट सड़क का निर्माण कार्य पिछले कई वर्षों से पूरा न होने पर जिलाधिकारी को जांच कराने के लिए कहा गया और बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सांसद एवं विधायकगणों को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। इस अवसर पर बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट, कर्णप्रयाग विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी सहित जिले के सभी अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, आज आम आदमी विकास चाहता है और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि सबका साथ सबका विकास और हम लोग विकास से जुड़े हैं। अब छोटी मोटी चीज़ों को दूर करते हुए तो पहली बार इस प्रकार का दिखता है। तो पहले जहां लोगों में ये था कि रोड सड़कें हो रही, खेत जा रहा है, खतरा बन रहा है, आज लोगों का मन बदल गया पूरी तरह से। उसको लगता है कि चौड़ीकरण होने से हमारा विकास होगा, पर्यटन तीर्थाटन बढ़ेगा। यही नहीं तो हमको भी सुविधा सहूलियत होगी, बड़े बड़े हैवी वाहन चलेंगे, गाड़ियों के पूरे चक्के भी कम घिसेंगे। लालकुआ गोला नदी में जल्द ही चुगान का काम शुरू हो जाएगा, जिससे सरकार को हर दिन करोड़ों का राजस्व मिलता है। साथ ही नदी में होने वाला चुगान दूर दराज तक भी पहुंचता है। लालकुआ गोला नदी से होकर करीब 1 दर्जन गेट बंद पड़े हैं, जिनको 1 अक्टूबर से खोला जाना था और वन निगमों की लापरवाही के चलते अभी तक चुगान का काम शुरू नहीं हो पाया है। गोला नदी में काम करने वाले लगभग सभी दूर दराज के मजदूर अपने अपने गेटों में पहुंच चुके हैं, पर विभाग की लापरवाही के कारण मजदूरों के आगे रोजी रोटी का संकट आ पड़ा है। वहीं वाहन मालिकों के आगे भी चिंता की लकीर साफ दिखाई दे रही है। क्या गाड़ियों का कागज लगभग 1 महीना हो गया, कागज जमा हो गए, टैक्स पड़ रहा है और सारी लेबर, सबसे ज़्यादा बड़ी बात है लेबरों की। ये लेबर का पूरी लेबर जहाँ तहाँ से दूर दरार से आकर के यहाँ पर नदी में आ गए, जिनके पास राशन की कोई व्यवस्था नहीं है और कम से कम 1 महीना ज़्यादा ओवर हो गया, क्योंकि लोगों को पता था कि 1 अक्टूबर को नदी खुलेगी। 1 अक्टूबर को खुली इसलिए नहीं, बताया जा रहा है कि विभाग की तरफ से कि इनका पैसा जमा नहीं है। तारीख को नदी खुल जाएगी। हम लोग वहाँ से अपना लेबर लेकर के आ करके आज हमारे आज ये 31 तारीख हो गया, हमें आशा पर लेबर पर इतनी बीमारी में उसमें हमने नेट पर देखा लेबर अपने पूर्व इलाके से मऊ से बलिया से हम लोग लेकर आ चुके हैं, जो कि आज 500 लेबर ये हमारे झाला डाल करके अब भुखमरी आ चुकी है। कोई हमें चारा नहीं, कोई हमें व्यवस्था नहीं हो पा रही है। भी वाहन विगत समय में अवैध खनन में लिप्त होकर के पकड़े गए हैं और विभाग के पास हैं, उनको या तो जुर्माने पे छोड़ने की प्रक्रिया है और जो लोग जुर्माना देने में
के लिए राजी नहीं है या उपलब्ध नहीं है, या जिनका जुर्म जो है वो बार बार उसी कार्य को करते चले आ रहे हैं, बार बार उनके वाहन अवैध खनन में लिप्त हैं, ऐसे वाहनों को राजसात करने की प्रक्रिया गतिमान है। इसके बाद वो वाहन जो है फिर राज्य सरकार के वाहन हो जाएंगे और उस व्यक्ति के वाहन नहीं रहेंगे। सितारगंज के ग्राम गोठा की विवाहिता व उसके मायके वालों को ससुरालियों ने दहेज की खातिर मारपीट कर घायल कर दिया। विवाहिता ने ससुरालियों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़ित महिला ने तहरीर में कहा कि विवाह के बाद से ही उसके ससुरालियों से दहेज के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे थे। जब मायके वाले उन्हें समझाने को आए तो उनके साथ भी मारपीट की गई। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। आने वाले दिनों में समस्त समुदायों के त्योहारों को देखते हुए कोतवाल पुलिस ने समस्त धर्मों के धर्मगुरुओं और गणमान्य नागरिकों के साथ बैठक की, जिसमें एसडीएम और पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए समस्त त्योहारों को घरों में ही मनाने की सहमति बनी। बुलाया गया था क्योंकि अब रामलीला है, दशहरा है, वाल्मीकि जयंती है, बारह वफात है, दिवाली है और कई त्यौहार एकदम से पड़ रहे हैं और उसमें सहयोग की अपील की गई है कि भाई जो भी कोविड-19 के दृष्टिगत भारत सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई हैं उनका पालन करते हुए आप अपने आप को सुरक्षित रखें। नैनीताल के जिलाधिकारी सवन बंसल के निर्देशों पर जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में नैनीताल के बोर्ड रोड में कोरोना टेस्टिंग कैंप लगाया गया। टेस्टिंग कैंप में होटल व्यवसायियों और नाव चालकों सहित और उनके परिजनों के टेस्ट किए गए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी एक थामी ने बताया कि 150 से 200 लोगों की टेस्टिंग की जा रही है। आज हम लोगों ने माल रोड के लिए कैंप लगाया है। इसमें माल रोड के सारे व्यापारी और होटलेरियंस हैं, इन लोगों को बताया गया है। करीब 150 से 200 लोगों का हमारा टारगेट है। मैक्सिमम लोगों को RT-PCR टेस्ट करना है आज और कल का टारगेट हमारा भोटिया मार्केट का है। लालकुआ के हल्दुचौड़, बच्ची धरवा, जयपुर, बीसा क्षेत्रों में आए दिन रोजाना रात को जंगलों से शहर की तरफ हाथियों का आतंक लगातार जारी है। भूखे प्यासे हाथी गन्ना, गेहूं और अन्य तरीके की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा हाथी का रौद्र रूप इंसानों के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। कुछ समय पहले हाथी ने कुछ लोगों को मौत के घाट भी उतार दिया था। फिर भी हाथियों का आतंक लगातार जारी है। जंगलों में कुछ खाने को नहीं मिलने के कारण हाथी रात को शहर का रुख करते हैं और अपनी भूख प्यास मिटाकर समय से वापस जंगल की तरफ चले आते हैं। कुछ घटनाएं हुई हैं जिसमें तराई केंद्रीय वन प्रभाग से रोड पार करके तराई पूर्वी वन प्रभाग में कुछ हाथी कुछ लोगों के आबादी क्षेत्र में खेतों में चले गए हैं। तो उनको प्रायोरिटी के बेसिस पे जहाँ पे भी हाथियों द्वारा नुकसान किया गया है उन्हें मुआवजा देने की कार्रवाई जो है वो कंपनसेशन दिया जा रहा है। खबर रुद्रप्रयाग से है। केदारनाथ यात्रा में हर दिन भारी संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं और अब तक यात्रा का आंकड़ा 58,000 के पार हो चुका है। भारी तादाद में तीर्थयात्रियों के पहुंचने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन ये लोग कोविड-19 का पालन नहीं कर रहे। संक्रमण के कारण जहां देश विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों में डर बना हुआ है, तो वहीं केदारनाथ यात्रा मार्ग पर व्यवसायी और घोड़े खच्चर संचालक के संक्रमण से अनजान बने हुए हैं।
घोड़ा खच्चर मजदूर यात्रियों को केदारनाथ लेकर जाते हैं, उन्हें लेकर भी आते हैं। तीर्थ यात्रियों को घोड़ा खच्चर में बिठाने और पैदल मार्ग से लेकर धाम पहुंचने के लिए आते हैं, जबकि घोड़ा खच्चर संचालक सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे केदार यात्रा मार्ग पर संक्रमण फैलने की संभावना बनी हुई। और सीधे आपको बुलंदशहर ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुना दें। मैंने आपसे कहा था कि वीरेंद्र सिंह सिरोही जी को विधायक बनाइए, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिता करके सत्ता उत्तर प्रदेश की सौंपिए, और मैं आपसे वायदा करता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मां बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की जरूरत कोई नहीं कर पाएगा। तब मैंने आपसे कहा था कोई कैराना और कांदला की घटना करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा, कोई सचिन और कोई गौरव फिर से अपने आप को बलिदान करने की आवश्यकता नहीं महसूस होगी। और आपने समर्थन दिया, सहयोग दिया। आज आपने देखा होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहन, बेटी और हर नौजवान, यहां का किसान अपने को सुरक्षित भी महसूस करता है। दंगाइयों को कहां भेजना है ये सरकार ने पहले दिन ही तय कर दिया था। दंगाई वहां जा रहे हैं और एक एक माफिया के घरों में और उनकी अकूत संपत्तियों पर चल रहा बुलडोजर आज इसका प्रमाण है। पहले ये गुंडे माफिया सत्ता के संरक्षण में गरीबों का, व्यापारियों का अपहरण करते थे, उनकी जमीनों पर कब्जा करते थे, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर कब्जा करते थे, बेखौफ घूमते थे। लेकिन आज ये जान की भीख मांग रहे हैं और इनके द्वारा अनैतिक तरीके से कमाई गई संपत्ति पर सरकारी बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये है व्यवस्था कैसे चलनी चाहिए, ये एक उदाहरण है। और इसीलिए आपने ताकत दी थी, उस ताकत का इस्तेमाल जनहित में, प्रदेश हित में, यहां के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, नौजवानों के लिए और बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए ताकत का इस्तेमाल हो रहा है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के सपने को साकार करने के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसके लिए मैं बुलंदशहर की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करने के लिए आज एक बार फिर से आपके बीच आया हूं। भाइयों बहनों, आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यक्रमों को ध्यान में रख करके चल रहे अभियान का समर्थन देने के लिए पूर्व मंत्री श्री किरण पाल सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उनका एक लंबा कार्यकाल रहा है। उन्होंने समाज कल्याण के लिए, लोगों के हित के लिए लगातार कार्य किया और जब उनको लगा कि वास्तव में देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही यहां के किसानों का, यहां के नौजवानों का हित है, तो उन्होंने भी आज भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती उषा सिरोही जी के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आप याद करिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का किसान देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के प्रति सदैव अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है। कृतज्ञता ज्ञापित करने के कारण थे कि चौधरी साहब ने किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी। लेकिन चौधरी साहब के नाम पर राजनीति करने वालों ने सचमुच क्या किसानों के हित में काम किया? अगर काम किया होता तो रमाला चीनी मिल 30 वर्षों तक अपने विस्तारीकरण और आधुनिकीकरण की बाट नहीं जोतती। जब उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, तब हमारी सरकार आने के बाद हम लोगों ने रमाला चीनी मिल, जो चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि थी, उस चीनी मिल की विस्तारीकरण की योजना को स्वीकृति दी, धनराशि दिया और आज अपनी पूरे विस्तार के साथ
रमाला चीनी मिल कार्य करके यहां के किसानों के जीवन में खुशहाली लाने का कार्य कर रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए चौधरी साहब ने जो सपना देखा था, उस सपने को साकार किसी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और चौधरी साहब के उन सपनों को साकार करने का कार्य कोई करेगा, भारतीय जनता पार्टी करेगी, कोई अन्य दल नहीं कर सकता। लोगों ने राजनीति बहुत की, लोग बहुत बोलते रहे। यहां के लोग सीधे हैं, सज्जन हैं और दो टुक बात करने के आदी हैं, और उनकी सज्जनता का प्रमाण है अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी, लेकिन राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर उस विश्वविद्यालय में एक भी शिलापट नहीं था। यहां तक कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में किसी भी प्रकार से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के छात्रों के लिए न तो वहां पर नौजवानों को नौकरी में और न ही वहां पर प्रवेश में ही कोई आरक्षण की सुविधा उनको दी गई। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई और महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर एक नया विश्वविद्यालय उसी अलीगढ़ में बनाने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। जो लोग जातिवाद की राजनीति करते हैं, इनको आईना दिखाइए और बोलिए इनको कि तुम्हारा जातिवाद यहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश को माफियाओं के चंगुल में धकेलने के लिए, किराना और कांदला से व्यापारियों को पलायन करने के लिए और मुजफ्फरनगर में दंगों की श्रृंखला को खड़ा करके किसी सचिन और किसी गौरव को, किसी निर्दोष सचिन और गौरव को निर्दोष मरवाने के लिए तुम्हारी जातिवाद के नारे होते हैं। तुम्हारा जातिवाद नहीं चलेगा, बल्कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी का विकास और राष्ट्रवाद का नारा चलेगा। और यही आह्वान करने के लिए आज आपके बीच आया हूं। हमने विकास और राष्ट्रवाद का जो नारा आपको दिया था, भाइयों बहनों, आज उसी का परिणाम है। यहां पर एक एक गुंडा जान की भीख मांगते हुए गले में पट्टी लटकाते हुए घूमता है कि जान बकस लो, अब हम बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। ये वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को नहीं निकलने दिया जाता था। कहा जाता था कि इससे दंगे होंगे। हमने कहा भी जब सरकार आएगी, हमने कहा कोई दंगा नहीं होगा, दंगा जो करेगा उसको हम ठीक कर देंगे। कांवड़ यात्रा भी निकलेगी और साथ साथ हम लोग हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी करेंगे। पता नहीं किस कांवड़ यात्रा के रूप में भगवान शिव स्वयं आए हो, पता नहीं किस रूप में आए हो। और मैं फिर आपसे कहने के लिए आया हूं, भाइयों बहनों, 2014 में देश के अंदर राजनीति की धूरी को बदलने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। उन्होंने देखा कि देश को जाति के नाम पर बांटने वाले लोग ये तमाम प्रकार के वादों में बांट करके देश को कमजोर करने का कार्य कर रहे हैं। कहां जाएगा इस देश का नागरिक अगर ये देश कमजोर हो जाएगा? कल आपने देखा होगा, कांग्रेस के एक सुनाम धन्य नेता, उनके पूर्व अध्यक्ष केरल में पीएफआई से जुड़े हुए लोगों से मिलने के लिए जाते हैं। ये पीएफआई क्या देश की हितैषी है क्या? तो देश में दंगों की एक श्रृंखला खड़ी करना चाहती है। देश के अंदर हर भड़काऊ कार्यक्रम में लगातार जो संगठन लगातार सक्रिय रूप से अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है, कांग्रेस की सहानुभूति उन लोगों के प्रति है, सपा और अन्य दलों की सहानुभूति उन लोगों के प्रति है। और ये लोग जानबूझ करके इस देश के मूल समाज को कमजोर करना चाहते हैं। कहीं जातिवाद के नाम पर, कहीं क्षेत्र के नाम पर, कहीं भाषा के नाम पर, किसी अन्य वाद के आधार पर विभाजन करना चाहते हैं। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने तब आपको एक नारा दिया था, एक मंत्र के रूप में,
उन्होंने कहा था सबका साथ और सबका विकास। सबका साथ और सबके विकास के पीछे का ध्येय भी था। उन्होंने कहा था हमारी सरकार गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए कार्य करेगी। आपने मोदी जी के पहले 5 साल के कार्यक्रम को देखा होगा। हर गरीब को मकान मिलेंगे, हर गरीब को शौचालय मिलेगा, हर गरीब को विद्युत का कनेक्शन निःशुल्क मिलेगा, हर गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन निःशुल्क मिलेगा, हर किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा, हर किसान, नौजवान के लिए तमाम प्रकार की योजनाओं को, चाहे वह स्किल मिशन के अंतर्गत हो, मेक इन इंडिया के अंतर्गत हो या तमाम प्रकार के अन्य योजनाओं के अंतर्गत कार्यक्रम चलेंगे ही चलेंगे। लेकिन साथ साथ हर गरीब को प्रदेश के, देश के अंदर उन्होंने आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की निःशुल्क सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर